चलिए जी, तो चैप्टर को पढ़ाने से पहले कुछ सवाल और कुछ जवाब हो जाए। हम पूछेंगे, सब कोई अपना किताब पहले बंद कीजिए, तो जिसका जिसका भी दिख रहा है। चलिए, कल कौन हंस रहा था? रोशन है कि हम हंस? आज ठीक बात, पढ़ा है इतिहास ही चैप्टर है। हाँ बोलो बोलो, कल वाला में से पूछे कि परसों वाला में से? जोन तुमको ऑफर है कल वाला में से? तो बताओ तो, रूस में दास प्रथा को किसने खत्म किया था? हाँ, अगल बगल क्लास में शांति कराओ तो दोनों में। नहीं पता? चलिए आप खड़ा होइए तो बुआ शुभम बताओ, रूस में दास प्रथा कौन खत्म किया था या कब किया था? कुछ बता दे। हाँ हाँ, 1948 में। बढ़िया बात, खड़ा होइए सर। 1943 तो 43 में छूट रहा है, तो जब पता नहीं कि कौन जीता आंसर खाला बोल रहा है। ए लड़का, बगल में बैठिए, किताब का खोलिए, बंद करो। ए लड़का, बंद करो। 1836, बढ़िया बात है। चलिए आशा कुमारी खड़ा हुई है, चुना रहा है। आप बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। ना ना, अब बैठ जाइए। 8 मार्च को। किस संगठन, रुको ना, किस संगठन द्वारा ये मनाया जाता है? चुप न रहता, हल्ला का करो। किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय घोषणा दिवस मनाने का ठीक, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का घोषणा किया था? ना पता? 1 2 3 4, थोड़ा ज्यादा कीड़ा काट रहा है, खड़ा हो। के पढ़ाए वो तू वाले पलट, जब इतने पलट रहा है तो बताओ। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी टूट के कौन कौन सा पार्टी बना था? कौन कौन? आप खड़ा होइए। हाँ जी, आप बताओ, बुलेस्विक दल के गठन कब हुआ? बैठ जाओ। 1928। चलो हाथ निकालो, निकालो एकदम फटाक फटाक। तू भी निकालो। सब देखा दो, हेडलाइन करवा है काहे लागे, उसको पढ़ के आया करो। आई लाओ, तू लावे ने यही का खेल तू चला है। 1814 में थोड़ी कहीं के सब पिटाया है आज मूड। अब आगे आ जाओ। बचे खुचे हूँ, कृपया अपने यहाँ पर कल ध्यान देंगे, ठीक? चलो चुप, अब क्लास पे आ जाओ। जो हेडलाइन करता है उसको याद करके आना है, वही तुमको यादें करने के लिए है। आगे देखो, पहला चीज, कल हम लोग रूस के क्रांति के कारण को पढ़ लिए थे। रूस के क्रांति के कारण पढ़ लिए थे। मूड आज बनल है, हल्ला करेगा तो फिर घूम जाएगा एकदम। टेस्ट भी लेना है, क्लास भी करना है। जो क्लास हम आज पूरा खत्म करने वाले थे, मंडे को खत्म होगा, बीच में टेस्ट होगा दोनों दिन। चलो देखो यहाँ पे, बोल्शेविक क्रांति 1917 या नवंबर के क्रांति 1917 कहो, जो भी कहना है इसको कहो। चलिए, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? 1917 में। हम लोग कल कारण पढ़ लिए थे, ठीक? सरकार भी बदल चुकी थी, ये भी हम लोग देख लिए थे, ठीक? केरेंस्की की सरकार
आ चुकी थी, जो उदार साम्यवादी सरकार थी, लेकिन यहाँ पे जो बुल्शेविक दल के लोग थे वो इस सरकार को नकार देंगे। और इसी बीच एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है लेनिन। ये कौन है? ये लेनिन है। इसके बारे में एक बात और जान लो, ये कहानी जानता है कि जब भगत सिंह के फांसी होने वाला था, जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, तो वो क्या कर रहे थे? जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो वो किताब पढ़ रहे थे। भगत सिंह मरते समय भी वो किताब पढ़ रहे थे, ठीक। और जिस टाइम को उनको फांसी के लिए बुलाया गया था तो शायद 2 पेज और बच गया था, तो कहते कि 2 पेज और पढ़ लें। वो किताब जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे थे ना, वो यही है, लेनिन, ठीक। तो जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो वो किताब पढ़ रहे थे, और जिस व्यक्ति के बारे में वो पढ़ रहे थे उसका नाम है लेनिन। तो आज लेनिन के कुछ तुम लोग जानेगा, पूरा तो नहीं जानेगा, लेकिन कुछ हिस्सा उसका इस चैप्टर में तुम लोग जानोगे कि लेनिन कौन था, ठीक। तो देखिए, जिस समय रूस में ये सारी चीजें हो रही थी, उसी टाइम पर रूस में एक व्यक्ति आएगा, कौन? लेनिन। ऐसे ये है रूसे के, लेकिन जो सम्राट है ना, जो जार है, राजा है, उसने इसको रूस से भगा दिया था, निर्वासित कर दिया था। और ये कहाँ रह रहा था? स्विट्जरलैंड में अपना एक निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। जब जार निकोलस था, इसको निकाल दिया गया, वहां पे था। लेकिन जब 1917 में मार्च वाला जो क्रांति होता है, 8 मार्च वाला जो पढ़ते हैं, ठीक, या फरवरी में भी चल जाता है, तो ये वाला जो कहानी है 7 मार्च 8 मार्च जो भी है, तो मार्च 1917 की जो यहाँ पे क्रांति होती है, तो इस क्रांति के टाइम पर ही पहुंचता है जर्मनी के सहायता से लेनिन। कहाँ? रूस में। अब एक सवाल और है, इसलिए हम पेज भी कम कर दिए है, फैक्ट को समझते चलना है। आखिर जर्मनी से ही मदद लेकर के लेनिन रूस क्यों आया? जर्मनी ने क्यों इसको भेजा? तो ये संबंधित है तुमको 1914 से 1918 से। ये कौन सा डेट है? विश्व युद्ध, ठीक। और विश्व युद्ध में एक तरफ जर्मनी था, दूसरी तरफ मान लो रूस, बाकी कभी साइड कर दो कि बाकी सहयोगी जो भी देश थे उसको साइड करते हैं। हम आ गए तो धुआं धुआं कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे एक तरफ कौन था तुमको? जर्मनी, और एक तरफ रूस। तो इन दोनों में क्या चल रही है? युद्ध चल रहा है, तो एक दूसरे का दुश्मन। और लेनिन भी जार का क्या हो गया? दुश्मन। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। तो लेनिन को जर्मनी ने कहां भेजा? रूस। क्यों भेजा? क्योंकि यहाँ पे युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? जार। अगर जार हट जाए तो युद्ध कम हो सकता है, या अगर लेनिन वहां आ जाए सरकार में तो जरूर जर्मनी के अनुसार काम करेगा, क्योंकि जर्मनी उसको मदद कर रहा है। तो जर्मनी के सहायता लेकर के लेनिन रूस पहुंचा। जर्मनी ने लेनिन का मदद क्यों किया जान गया? ताकि वो जार को यहां से हटा सके। पहुंच गया। अप्रैल 1917 में, मार्च में क्रांति चल रहा था, अप्रैल में लेनिन पहुंचा कहां? वहां पे एक शहर है जिसका नाम है पेट्रोग्राद, ठीक। इसी को कल बताए थे कि नाम बदल के क्या कर दिया गया है? लेनिनग्राद कर दिया गया है, ठीक। तो पेट्रोग्राद नामक जगह पर पहुंचा। जब यहाँ पे पहुंचा तो रूस की जनता का उत्साह बढ़ गया, क्योंकि पहले से ही इस तरह के लड़ाई के लिए ये देश से बाहर निकाला गया था। तो इस बार फिर से ये जब देश में आया तो देश के जनता का उत्साह जो है वो बढ़ गया, ठीक। अब जनता का उत्साह बढ़ा बिल्कुल किसके प्रकार? तो हमने अपने देश में देख सकते हैं, गांधी जी को यहाँ पे इमेजिन करो कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो जिस तरह से हमारे देश के लोगों में उत्साह बढ़ा था, वैसे ही लेनिन को देख के रूस के जनता का उत्साह बढ़ गया। लेनिन ने इस टाइम पे घोषणा कर दिया कि अभी क्रांति पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मार्च में ही क्या हो चुका था? 12 मार्च आते आते राजा का जो एकदम विश्वसनीय जो सेना टुकड़ी था प्रो ब्रांसेस की, वो क्या हो गया था?
वो भी उसको धोखा दे चुका था, वो भी उसका साथ नहीं दे रहा था। राजा ने गद्दी छोड़ दिया था, सरकार बन चुकी थी बर्जुआवर की, ठीक। ये लुबावो के नेतृत्व में सरकार बन गया था। फिर क्रेनसेकी के भी सरकार बन गया उसको हटा करके। लेकिन एक तरह से यहाँ पे देखो तो पूरी तरह से क्रांति का क्या हो गया, परिणाम तो आ गया है। क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था 1917 में जो मार्च हो रहा है कि राजा को हटाना है, तो राजा को तो हटा दिया गया, तो क्रांति तो एक तरह से क्या हो गया है, खत्म। जो जिस उद्देश्य से क्रांति किया गया वो तो उद्देश्य पूरा हो चुका था। लेकिन जब लेनिन आता है तो वो कहता है कि क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि चाहे बर्जुआ वर्गोला सरकार हो, लुबावो की सरकार या केरेनसंकी के सरकार, इन दोनों सरकार से जनता संतुष्ट नहीं था, ठीक। इसलिए लेनिन ने कहा कि अभी क्रांति पूरा नहीं हुआ, अभी क्रांति चल रहा है, जब तक बदलाव ना आ जाए। सरकार तो हटा दिए, राजा को हटा दिए, लेकिन हमारा जीवन वैसे के वैसे ही है, तो फिर इस सरकार का क्या फायदा, राजा की जगह खाली ये तो बैठा है, तो क्रांति अभी खत्म नहीं हुई है। और यहां से दूसरा क्रांति शुरू होगा। और इसने ब्लेसविक दल का कार्यक्रम को स्पष्ट किया। कार्यक्रम को अंग्रेजी में मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। तो ब्लेसविक दल सब इलेक्शन के टाइम पर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करता है, यानी कार्यक्रम। उसमें रहता है कि अगर हम सरकार में आए तो हम क्या क्या काम करेंगे, उसी चीज को उसमें लिखा जाता है, उसी को मैनिफेस्टो या कार्यक्रम कहते हैं। तो लेनिन ने भी ब्लेसविक दल को ज्वाइन किया और यहाँ पे इसका मैनिफेस्टो या कार्यक्रम घोषित किया, यानी दिखाया इसमें कि हम क्या क्या चीज आपको देंगे सरकार में आने के बाद। और इस चीज को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो सवाल यहां से पूछा जाता है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। तो ये कौन लिखा था, लेनिन के द्वारा ये लागू किया गया था, ठीक। उसके बाद इसमें और अंडरलाइन करना है तो इसको कर सकता है कि अप्रैल 1917 में ये पेट्रोग्राद पहुंचा था, किसके सहायता से, तो जर्मनी के सहायता से। एक मतलब अपना नोट बना सकता है कि अप्रैल 1917 में जर्मनी के सहायता से लेनिन पेट्रोग्राद पहुंचा। अब इसमें सवाल किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि लेनिन अप्रैल 1917 में कहाँ आया था, कहाँ आया था बुआ, पेट्रोग्राद में, किसकी सहायता से आया था, कुछ भी सवाल बन सकता है, ठीक। तो आपको नोट से याद रखना है। तो इसका जो मैनिफेस्टो था उसको अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं, ठीक। लेनिन ने इसमें 3 नारा दिया, ये नारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हेडलाइन करो। लेनिन ने 3 नारे दिए, कौन कौन, भूमि, शांति और रोटी। सवाल पूछ दिया जाए कि भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था, लेनिन ने। या सवाल पूछेगा कि लेनिन ने कौन सा नारा दिया था, 3 ऑप्शन दे के नीचे इनमें से सभी कर देगा, या एक ऑप्शन में डाल देगा भूमि, शांति, रोटी, दूसरा में कुछ और, तीसरा में कुछ, ऐसे करके कैसे भी पूछ सकता है। हमको याद रखना है कि भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था, लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने, लेनिन ने, ठीक। उसके बाद लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेनसंकी के सरकार को हटाने का प्रयास किया कि इसको हटा के और हम सत्ता में, तो चुनाव सब करके नहीं, कैसे, बल के प्रयोग से उसके सरकार को ही तख्ता पलट कर देना है। और इसमें जो रूस की सेना है वो भी साथ दिया और जो रूस की जनता है वो भी साथ दिया। तो सेना और जनता के साथ से उनका सहायता लेकर के लेनिन ने क्या किया, केरेनसंकी के सरकार को ही खत्म कर दिया और अपना सरकार गठन कर लिया। कैसे, यहाँ देखो करता क्या है। सबसे पहले हमने पढ़े कि जब मार्च की क्रांति हुई तो राजा त्यागपत्र दे दिया, मतलब गद्दी छोड़ दिया। उसके बाद बर्जुआवर की सरकार आई, उसके बाद केरेनसंकी की सरकार आई, और केरेनसंकी को सरकार को हटाएगा कौन, लेनिन। कब, 7 नवंबर को। इसीलिए ये घटना को कहा जाता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ है, 7 नवंबर को माना जाता है 1917 में। क्या किया, पुराना कैलेंडर से जाएगा तो कहां चल जाओ, 13 दिन पीछे, तब 25 तारीख आता है, 25 अक्टूबर। इसको अक्टूबर की भी क्रांति कहते हैं और नवंबर के भी, ठीक। आ जाएगा ना, आयल है, जब वहां हम सॉल्व करवाएंगे तो तुमको बताएंगे। दोनों ऑप्शन में नवंबर अक्टूबर दोनों, हमारो ठीक कहां मरेगा, नहीं जी, 4 बदले है, में अक्टूबर भी है और नवंबर भी है और 2 और है, हम ना मरवाएंगे, काहे टेंशन लेंगे। यहाँ पे देखो, तो पुरानका कैलेंडर से 25 अक्टूबर को और नया कैलेंडर से 7 नवंबर को ये घटना घटता है। क्या होता है, बोल्शेविक दल के जो भी लोग थे उन लोगों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन को
वहां के बैंक को, डाकघर को, टेलीफोन केंद्र को, कचहरी, थाना, पुलिस, जो भी था, जितना भी सरकारी चीज था, इन सभी चीजों को क्या कर लिया, अधिकार कब्जा कर लिया। कब? 7 नवंबर 1917 को क्रेसेंकी रूस छोड़कर भाग गया। जो इसी का तो सरकार था। कल ने बताए हैं कि लोबावो की सरकार बर्जुआ वर्गोला, लेकिन उससे जब लोग खुश नहीं था, उसके अनुकूल नहीं था, देश के जनता के अनुकूल वो काम नहीं कर रहा था, तब किसकी सरकार बनी थी? क्रेसेंकी के, जो उदार समाजवादी विचारधारा के था, तो उसकी सरकार बनी थी, उसके नेतृत्व में। और लेनिन आएगा तो उसी का सरकार आता है, तो उसी के सरकार के खिलाफ ये पूरा लड़ाई होता है। ठीक, ये जो लूटमार जो भी हुआ है, कब्जा क्रेसेंकी के खिलाफ, क्रेसेंकी रूस छोड़ के भाग गया। इस प्रकार रूस का महान बोल्शेविक क्रांति, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अब जब तुमको आ जाए कि बोल्शेविक क्रांति को किस नाम से जानते हैं, नवंबर के क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, मार्च की क्रांति, सितंबर की क्रांति, बोलो क्या चुनेगा? जब किताब खुद कह रहा है कि इसे हम अक्टूबर की क्रांति कहते हैं, तो ऑप्शन में अगर नवंबर अक्टूबर दोनों आ गया तो क्या करेंगे? अगर अक्टूबर नहीं है तब कौन होगा? नवंबर नहीं है तो? अब दोनों आ गया तो दोनों नहीं। अगर ऑप्शन में भी दोनों दे रहा है तो ठीक, ऑप्शन में भी दोनों ना दिया, खाली दे ले दोनों के नाम है ना दे ले, तब क्या करेंगे? किताब खुद कह रहा है ना कि इसे अक्टूबर की क्रांति कहते हैं, तब वही मानेंगे। ठीक, तो ये क्रांति संपन्न हुआ कब? 7 नवंबर 1917 को या 22 अक्टूबर 1917 को। देखो इसको अक्टूबर की क्रांति क्यों कहते हैं? जिस टाइम पे ये क्रांति हुआ था उस टाइम पे वहां पे ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता था, यानी पुरानका कैलेंडर। नयका कैलेंडर 1918 में अपनावल जाएगा, तो पुरानका कैलेंडर से ही इतिहास लिखाया, तो कौन हो जाएगा? अक्टूबर क्रांति। नयका से नवंबर की क्रांति, समझ गया? क्लियर? आगे देखो, अब शासन की बागडोर जो केरेंस्की के हाथ में था, वो किसके हाथ में आ गया? बोल्शेविक दल के हाथ में। और इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? हेड कौन बनेगा? लेनिन। ठीक, लेनिन हेड बना, और लेनिन ने अपना विदेश मंत्री बनाया। किसको? ट्राटस्की। इसको भी अंडरलाइन करो, वही के है, वो कहाँ के है? तो इसको अपना विदेश मंत्री बनाया। किसको? ट्राटस्की को। सवाल पूछ दिया जाए, लेनिन ने अपना विदेश मंत्री किसे बनाया था? तो ट्राटस्की को ये अपना विदेश मंत्री बनाया। और दुनिया में पहली बार किसी देश में सर्वहारा वर्ग सत्ता में आया था। यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव सवाल, विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सरकार कहां बनी? रूस में। देखो कितना हम ऑब्जेक्टिव लिखाएंगे, हम बार बार यही बात बोल रहे हैं, इसीलिए कहते हैं किताब को पढ़ते रहो। हम एक लिमिट में लिखवाएंगे, सवाल कैसे भी बन सकता है यहाँ। अब जितना भी यहाँ पढ़ेगा सब सवाल हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, हम आइडिया देते जा रहे हैं कि देखो कैसे कैसे सवाल बनेगा। यहाँ से भी बन सकता है कि सर्वहारा वर्ग के हाथों में पहला बार सत्ता आया था, कब? विश्व में पहली बार। तो सवाल भी बन जाएगा कि किस देश में आया, किस देश के घटना पढ़ रहे हैं? रूस के। ठीक, रूस के जगह सोवियत रूस भी लिखा जा सकता है। सोवियत रूस आ रहे हैं अब देखो, सत्ता पर कब्जा करने के पश्चात अब लेनिन सरकार में आ गया है। ठीक, अब यहाँ पे इसका जो जैसे ही एक डायलॉग है, स्पाइडरमैन फिल्म देखा है? स्पाइडरमैन फिल्म में एक डायलॉग है, बड़ी शक्तियों के साथ जिम्मेवारियां भी बड़ी आती है। समझ में? यहाँ जब तुम्हारे पास शक्ति बढ़ाएगा ना, तो तुम्हारी जिम्मेवारी भी बढ़ जाएगी। अभी भी ना समझ में आया? आ गया? अभी हम गांव के मुखिया हैं, तो हमारा कितना जिम्मेवारी है? अपने पंचायत भर के। अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हमारी शक्ति बड़ा हो गया, तो जिम्मेवारी भी बढ़ गया है, पूरे राज्य को संभालना है। प्रधानमंत्री बनेंगे तो शक्ति और बड़ा, तो जिम्मेवारी भी और बड़ा। तो बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेवारियां भी आती है। अब यहाँ पे अब तक तो लेनिन एक क्रांतिकारी के रूप में काम कर रहा था, अब सरकार में आ गया है। पूरे रूस के जो 2 महादेश में फैला, वो किसके जिम्मे पर है, किसके कंधे पर है? तो पूरा दायित्व किसके हाथ में आ गया? बोल्शेविक दल यानी लेनिन का, क्योंकि अध्यक्ष कौन है इसका? लेनिन है। ठीक, अब यहाँ पे इसका ये बढ़ गया था उत्तरदायी।
कैसे बेहतर है। आप देखो, हम मान लो यहाँ कोचिंग मैनेजमेंट करते हैं तो तुम्हारा सवाल करना आसान काम है, लेकिन यहाँ पे खड़ा होकर के उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सरकार से सवाल कर लेना आसान काम होता है कि ऐसे काहे नहीं कर दे रहा, सब अपना विचार सोचता है कि ऐसे क्यों नहीं कर दे रहा है, लेकिन सरकार को वो चीज करना बहुत ही कठिन काम होता है। तो अब इसका उत्तरदायित्व क्या हो गया था, बढ़ गया था। जैसे ही लेनिन सत्ता में आता है, वो कई सारे इसके सामने समस्याएं भी थी। जैसे प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, देश में गरीबी भुखमरी बढ़ बढ़ के है, ठीक। फिर से वहां पे लोगों को समानता में लाना है, उनको कुछ रोटी का ये जो नारा दिया था 3 गो कि रोटी भूमि शांति, वो कायम करना है। तो कई सारी समस्याएं इसके सामने थी। लेनिन दिमाग से तेज आदमी था, अच्छा उसको एक तरह की राजनीति आती थी, तो उसने बहुत ही चालाकी से इन सभी समस्याओं को एक एक करके खत्म करने का प्रयास किया। कैसे करता है आगे देखो। सबसे पहले क्या करता है वो कि पहले विश्व युद्ध चल रहा था, जगह से फालतू के इसको नुकसान हो रहा था, कोई फायदा तो इससे था नहीं। तो सबसे पहले लेनिन ने क्या किया, विश्व युद्ध से बाहर। 9th क्लास में बताए थे कि 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध, सुनो ना, पहले हम बोले थे 9th क्लास में कि 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ, और यही एक बहुत बड़ा कारण बना प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने का। एक बड़ा देश बाहर हो गया था। अब देखो हुआ का, भेजा था लेनिन को कौन, जर्मनी, यहाँ रूस में जर्मनी। हम अभी बताएं कि जर्मनी बिना अपना फायदा के तो भेजेगा नहीं। तो जैसे ही लेनिन सरकार में आया, वो जर्मनी के साथ एक संधि करेगा। संधि में तुम हेडलाइन करो, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि। अब देखो, किताब लेके आने से फायदा हमको ये हो रहा है कि अब हमको होमवर्क देने की आवश्यकता नहीं है, हम हेडलाइन करवाते जा रहे हैं, वही चीज तुमको याद करना है, कल वही रिवीजन करके तुमको आना है। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किसके साथ हुआ, तो रूस और जर्मनी। लेनिन कहाँ है, रूस में। किसके साथ करेगा, जर्मनी के साथ। किताब में डेट नहीं है कि कब हुआ है, लेकिन हम जानकारी के लिए तुमको यहाँ पे लिख दें कि ये कब हुआ था, 3 मार्च 1918 को। 1917 में घोषणा कर दिया लेनिन कि हम विश्व युद्ध नहीं करेंगे, और 3 मार्च 1918 को जर्मनी के साथ वो संधि करेगा। उस संधि नया कैलेंडर से होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि कर लिया। उसके बाद इस संधि के तहत इसको कुछ नुकसान भी हुआ। लेनिन को नुकसान का हुआ, रूस का 1/4 भूभाग उसको गंवाना पड़ा, मतलब 100 का 25, 1/4 को। अगर 100 किलोमीटर उसका क्षेत्रफल होगा तो उसमें से 25 वर्ग किलोमीटर उसको गंवाना पड़ा, ठीक। तो ये एक यहाँ पे इस चीज के लिए लेनिन पर अंगुली उठता है कि ये, अब सोचो, रूस उतना बड़ा देश के 1/4 भाग देने का मतलब समझ रहा है, रूस के आधा करो और फिर उसका आधा करो, उतना हिस्सा उसको जर्मनी को देना पड़ गया, ठीक। यहाँ भी हेडलाइन कर लेना, कितना दिया था, 1/4। अब आगे कब्जा उब्जा कहाँ करेगा, वो अपन आगे काम में लगे था, देखो ना वो क्या करता है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध तो फिर होने वाला ही है, अभी तो रूस टूट ही गया है, खत्म हो गया है। अब देखो, इतना भूभाग गंवा दिया, परंतु लेनिन प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, युद्ध से निकल गया। अब एक कोई दिक्कत नहीं था। तो जो बाह्य मामला था, जो बाहरी समस्याएं थी, उससे तो ये निपट लिया। अब इसको समस्या कहाँ था, देश के अंदर जनता को लेकर के। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे उसको एक समस्या खत्म हुआ था तो दूसरा समस्या पनप भी गया था। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस चारों साथे लड़ रहा था, चारों साथे मिलकर लड़ रहे हैं। एक बीच में गद्दारी करके निकल जाए तो 3 गो का शांति बैठेगा। तो एक अलग उसको समस्या है, आगे चैप्टर में आएगा थोड़ा सा, ठीक। तो वो एक अलग था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए देखो तो तत्काल में तो वो निकल गया था। अब वो लग गया कहाँ, अपने देश के अंदर के समस्या पर कि इससे कैसे निपटारा किया जाए। क्योंकि जिस टाइम पे ये रूस के सरकार में आया था, जब सरकार में आया, सरकार बना इसका, उस टाइम पे देश में एकदम गृह युद्ध के समस्या बनल था। गृह युद्ध बताते हैं जब देश के लोग अपने में लड़ने लगे तो उसको क्या कहते हैं, गृह युद्ध। तो ऐसी समस्या थी, और एकरा में लड़ावे वाला कौन, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस, ये सब हस्तक्षेप किया, ठीक।
और रूस पर आक्रमण भी किया था उस टाइम पर। जापान भले ही ये लड़ रहा था प्रथम विश्व युद्ध में उधर से, लेकिन रूस के तो दुश्मन था। ऐसू जर्मनी जापान साथे लड़ रहा है ना एक साथ है, तो जापान से तो ऐसू रूस के दुश्मनी था, और 1905 के तो अलगे वो दुश्मनी था। तो जापान ने भी कहा अटैक किया, रूस पर। आ ई तीन गो दोस्तवा एकर, एगो हई, एगो हई, आ एगो, ये तीनों कहा कि तू तो यार गद्दारी कर दिया, बीचे युद्ध में हट गया, तो मौका के फायदा उठाएगा, ठीक। लेकिन लेनिन ने इन चारों से एकदम साहस पूर्वक सामना किया, चारों से लड़ा, परिस्थिति को हैंडल किया। ट्राटस्की के नेतृत्व में, इसको भी हेडलाइन करो, लाल सेना का गठन किया गया। लाल कुर्ती अलग है, लाल सेना अलग है, कंफ्यूज मत होइयो। वहां सब टेस्ट में ले लेके तुनी के प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, और लास्ट में 1 महीना लगातार टेस्ट चलेगा। जितना भी कंफ्यूजन वहां ताजा ताजा खत्म। हमने के टारगेट है कि अक्टूबर से नवंबर आते आते पूरा सिलेबस खत्म करने का प्रयास है। होता है कि नहीं होता है देखते हैं। उसके बाद 1 महीना पूरा इसका सब्जेक्टिव जो तुम नोट्स दे रहे हैं ना, फिर से यहाँ रिवीजन करवाएंगे, और नोट्स के क्वेश्चन आंसर के आधार पर कहानी भी तुमको हमें बताएंगे कि देखो यहाँ हुआ था, और टेस्ट होगा। एक ही टीचर एक क्लास चलेगा, लेकिन 1 दिन एकदम लगातार चलते रहेगा। 1 दिन में खत्म करना है तो 1 चैप्टर खत्म करना है ना, 2 घंटा 3 घंटा के लगातार एक टीचर क्लास चलेगा। वैसे करके वहां रिवीजन पूरा। देखो तुम्हारा अगर टॉपर बनने की इच्छा है तो हम अपना तरफ से कोई कमी नहीं करेंगे, झोंक देंगे पूरा। अब तुम्हें अगर क्षमता है तो आके दिखाओ। कमी हो रहा है तो टीचर से कहो कि यहाँ पे आप कमी कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप में ये कमी दिख रहा है, तब ना हम उस पर काम करेंगे। हम फिर सुधार करके तुमको दे रहे हैं ना। अच्छा ठीक, वो सब तुमको लास्ट में जो भी कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये सब कहाँ किया जाएगा? लास्ट में। लास्ट में तुम्हें क्या पगला देंगे, धुआंधार कर देंगे। सब पर संडे के बात होता है, संडे के। अब इधर देखो, इधर देखो, ये सब हेडलाइन करते जाओ, कंफ्यूजन सब खत्म करवाएंगे, टेंशन मत लो। हमने कह दिया तो वो होगा, भरोसा रखो, ठीक। लेकिन जो लेवल से हम मेहनत करें, उन लेवल से हमरो तो लड़का में दिखे के चाहिए। अगर ना दिखेगा तो हमारी एनर्जी लॉस, तो हम ढील देंगे। हम मेहनत वही ना करेंगे जहां से हमको फल मिले। आप लोग नहीं दिखाइएगा अपना में क्षमता, तो हम कितना भी करेंगे तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। धीरे धीरे हम भी आपके जैसा हो जाएंगे। हम एक ही बात कहते हैं, अगर आप रहिएगा 80 के स्पीड में, तो आपकी संस्था रहेगी 180 के स्पीड में। आपसे 100 गुना हमेशा ज्यादा स्पीड में हम रहेंगे। आज जितना सोच सकते हैं उससे 100 गुना ज्यादा आगे हम आपके लिए सोच के रखेंगे। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। पूछ रहे हैं तो वो करा हेरोडोटस, तो वो 1943, इससे तो हमारे में एनर्जी ना आएगा। तुम में दिखे तब तो हम में फिर दिखे। हमारा पूरा एनर्जी तुम पे डिपेंड है। अगर तुम बेहतर करते हो तो हम ऑटोमेटिक बेहतर तुम्हारे लिए करेंगे। फिर भी हमारे क्लास में अगर एक भी बच्चा उसा दिखा तब वही एनर्जी में काम करेंगे। क्या है कि हम यही जानते हैं कि जहाँ भीमराव अम्बेडकर पढ़ते थे वहां हजारों बच्चा था, लेकिन अम्बेडकर कोई एक ही बना था। जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य था वहां तक्षशिला में हजारों बच्चा होंगे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य कोई एक ही बना था। तो कोई एक में भी अगर हम इसमें से क्षमता दिखा तो हम उसी एनर्जी में काम करने के लिए तैयार हैं। और सब के सब बेल दिखा। पिछला साल 2-4 बच्चा के चक्कर में हमको कितना पैसा बर्बाद हो गया। बाकी फालतू था, उसको कोई मतलब नहीं था। आ रहा है, टिक मार रहा है, इसी कॉपी भर रहा है, जा रहा है। लेकिन क्लास में भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। तो 2-4 बच्चा के चक्कर में सबके लेना पड़ता था। सबको नोट दो, सबको टेस्ट लो, सबको करवाओ। वो अपना करवाते थे। अब रिजल्ट का आता है ना आता है, वो अब हमारी ड्यूटी ना है। आप आइए उस समय देखते हैं। अब देखो लाल सेना जो है ये करता क्या चीज था। ये विदेशी हमले का सामना करता था।
जिस टाइम पे इसका सरकार बना तो ये चारों देश अटैक कर रहा है ना, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन। तो ट्राटस्की ने क्या किया, विदेश मंत्री यही था, इसने क्या किया, एक सेना का संगठन बनाया, उसका नाम रखा लाल सेना। और जितना भी विदेशी हमला है सबसे कौन निपटेगा, लाल सेना। उसके बाद देश के अंदर भी तो कुछ था, बिना घर के भेदी के लंका नहीं ढहता है। तो घर के अंदर से निपटने के लिए चेका नाम के एक गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया। चुपके से जानकारी निकालेगा खुफिया तरह से। हेडलाइन करो, इस सब पीछे तुमको ऑब्जेक्टिव है, तो जो टॉपिक पढ़ा है साथ अपना ऑब्जेक्टिव टिक आउट करते जाना। यही किया है लेनिन, ठीक। तो विदेश मंत्री यहाँ ट्राटस्की ने लाल सेना के गठन करवाया, और यहाँ पे लेनिन ने चेका नामक पुलिस संगठन के, जो गुप्त पुलिस संगठन था, पूछा जाएगा चेका क्या था, तो गुप्त पुलिस संगठन था, ठीक। और इसने क्या किया, देश के अंदर के जो भी लेनिन के खिलाफ आंतरिक विद्रोह हो रहा था उसको दबाने का प्रयास किया। छापा मार करके अचानक से विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेता था, यही इसका काम था, ठीक। और इस तरह से लेनिन आंतरिक विद्रोह को दबाने में सफल रहा। और ट्राटस्की ने विदेशी नीति, लाल सेना के मदद से विदेशी आक्रमण से निपट रहा है, और लेनिन इधर चेका संगठन के माध्यम से देश के अंदर दोनों तरफ से हैंडल कर रहा है। उसके बाद आगे क्या किया, लेनिन ने एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना की, यानी एकदम केंद्र लेवल पर, जैसे हमने के राज्य लेवल केंद्र लेवल पर है ना, वैसे ही, ठीक। शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना की। 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस एक नया संविधान बनाया। ये भी क्वेश्चन तुमको पीछे ऑब्जेक्टिव में ही है कि विश्व में पहला साम्यवादी देश कौन है, तो रूस है, ठीक। हाँ, अरे समाजवाद और साम्यवाद तो पहले क्लास में इंट्रोडक्शन हम तुमको दे दिए हैं, दोनों के अंतर भी बता दिए हैं। तो यहाँ पे कैसा बना, समाजवादी। बोले थे समाजवादी में सरकार होती है, साम्यवादी में नहीं होते। तो लेनिन सरकार में है ना, तो कौन सा होगा, समाजवादी शासन के स्थापना किया। इसके बाद रूस का नाम बदल दिया गया, क्या रखा गया, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह, जिसको शॉर्ट में कहते हैं यूएसएसआर। फुल फॉर्म कहो तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक। तब पूछा जाए कि रूस के नाम बदल के सोवियत समाजवादी गणराज्य समूह नाम कब रखा गया, 1918 में। कौन रखेगा, रूस का नाम यूएसएसआर कौन किया, लेनिन करेगा। सरकार में कौन है, लेनिन। तो ये सब कर दिया गया। उसके बाद लेनिन ने नए राज्य में प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था की, यानी अपने नहीं शासन करेगा, प्रतिनिधि रहेगा, वो शासन करेगा। उसके जगह पर तो प्रतिनिधि शासन लाया। फिर राजनीतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर, यानी एकदम सबसे नीचे, हमने कैसे केंद्र में, राज्य में, फिर स्थानीय होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे एक और सोवियत नामक स्थानीय समिति के गठन किया। और उस समिति का मिला करके, सभी समिति को मिला करके एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया, और उसका अध्यक्ष जो है यहाँ पे लेनिन भी रहा था। यहाँ पे देख लो कैसे बनाया गया है। सबसे पहले राजनीतिक संगठन के सबसे निचले कौन आया, सोवियत नामक स्थानीय समिति बना। फिर इन स्थानीय समितियों को मिला करके, उनके सदस्यों को मिला करके क्या बनाया गया, राष्ट्रीय कांग्रेस। और फिर इन राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा कार्य किसको दिया गया, केंद्रीय समिति को, यानी 3 स्तर पर। पहला स्तर, उसके बाद ये हो गया तुमको दूसरा स्तर, और ये हो गया तीसरा स्तर। इसको ऐसे देखो, देखो ये है तुमको पहला, इसके बाद इसके नीचे बनाइए दूसरा लाइन में दूसरा, और तीसरा लाइन में तीसरा। ये सबसे नीचे है, इससे ऊपर ये है, और इससे ऊपर ये, यानी कि सबसे नीचे से आना, सबसे ऊपर से नहीं, सबसे नीचे से। ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ठीक। सोवियत को मिला करके राष्ट्रीय कांग्रेस को मिला करके उसका पूरा शक्ति किसको दिया गया, केंद्रीय समिति को। और केंद्रीय समिति का अध्यक्ष कौन था, लेनिन। ये सब ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, हर लाइन में ऑब्जेक्टिव बना है। रूस में केंद्रीय समिति का अध्यक्ष कौन था, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, लेनिन मारो, तो लेनिन कौन बना, इसका अध्यक्ष बन गया, ठीक। मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव इसी समिति के द्वारा होना निश्चय हुआ। जो भी मंत्रिमंडल होगा, जो भी इसके साथ काम करने वाले मंत्री होंगे, उसका चुनाव कौन करेगा, केंद्रीय समिति।
ठीक, यही मंत्रिमंडल के चुनाव करेगा। हो गया इतना। अब छठा पेज में आओ। लेनिन ने नए संविधान के द्वारा, जो नया संविधान बनाया था समाजवादी रूस के, उसमें जो भी उस देश के 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले लोग थे, सबको क्या दे दिया? वोट करने का अधिकार, यानी कि मताधिकार दे दिया। तो 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। ठीक, जो यहाँ पे सभी नागरिकों को मिला, जो श्रम द्वारा भी अपनी आजीविका चलाते थे उनको भी, यानी मजदूरों को भी नहीं, यहाँ पे खाली मजदूरों की बात हो रही है। तो जो मजदूर थे उनको भी वोट करने का अधिकार ये दे दिया। ठीक, इस तरह काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाया गया, उसको भी संविधान में डाला गया। उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया गया, यानी पूंजीवादी व्यवस्था को क्या किया जाएगा? क्योंकि ये समाजवादी है, उस चीज को तो मानेगा नहीं, तो जो भी प्राइवेट थे उस सबको क्या करेगा? सरकारी कर देगा, राष्ट्रीयकरण। उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण एकदम करने देगा। हमने के देश में बैंक का राष्ट्रीयकरण करवाई थी इंदिरा गांधी। जो भी प्राइवेट बैंक था सबको सरकारी कर देगी। नहीं कीजिएगा तो जाइए यहाँ से, पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। थामा। ठीक, अभी मान लो हम यहाँ संस्था ये चला रहे हैं, सरकार के मन में है कि इसको सरकारी करेंगे तो कर देगा। हमने भी तो दोनों ना है, हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी मानते हैं और समाजवादी को भी मानते हैं, साम्यवादी भी। ठीक, तो ये रूस में है, हमनी के हाँ वहां पे अभी आ रहे हैं उसी पे। अगर हमनी के देश में सरकार चाहे किसी भी चीज का राष्ट्रीयकरण करना तो कर सकता है, किसी भी सरकारी चीज को अगर निजीकरण करना चाहे तो वो भी कर सकता है। अभी रेलवे का कुछ हिस्सा निजीकरण हुआ ना, प्राइवेट रेलवे चल रहा है, एयर इंडिया का निजीकरण हो गया, किया गया है ना। कई सारे बैंकों का यहाँ पे निजीकरण हुए, मतलब प्राइवेट है। अगर वो चाहे तो इन सबको फिर सरकारी भी कर सकती है सरकार। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो फैक्ट्री था वहां पे निजी स्वामित्व को समाप्त करके मालिक किसको बना दिया गया? मजदूरों को। उसी के लिए तो काम करना था, तो बराबर के सरकार है। आगे देखो, बैंक, बड़े बड़े उद्योग, जल, परिवहन, रेलवे, इन सब का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण। ठीक, सवाल है अगर 2 नंबर या 4 नंबर पूछ दे कि लेनिन के नए संविधान के अनुसार क्या क्या बदलाव हुए, यही सब तो बदलाव हो रहा है, कितना हम लिखवाएंगे। इसलिए कहते हैं किताब को पढ़ो और कहानी को समझते रहो, दिमाग में इमेजिनेशन करके उसको बनेले रहो और फिर अपना शब्द देखो उसको लिखो। उसके बाद इससे पहले रूस में शिक्षा देने का अधिकार किसको था? चर्च को। नया संविधान के अनुसार यह अधिकार समाप्त कर दिया गया, कहा कि जी नहीं, अब चर्च शिक्षा नहीं देगा, वो सरकार के कंट्रोल में रहेगा। उस पे भी अपना नियंत्रण कर लिया, यानी कि शिक्षा के अधिकार को भी चर्च से हटा करके राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस तरह से अगर देखो तो लेनिन ने शासन के नियमों में परिवर्तन करने के साथ ही बोल्शेविक दल के नाम भी बदला। ये सारा देखो तो संविधान में बदलाव करके, ये पूरा लाइन तुमको संविधान में बदलाव वाला है, ये तो किया ही। साथ ही साथ एक चीज और किया, रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी टूटा था बोल्शेविक मंशेविक में, तो बोल्शेविक दल का नाम बदल देगा अब लेनिन 1918 में। क्या कर देगा उसका नाम बदल के? साम्यवादी दल। हेडिंग देते जाओ। ठीक, बोल्शेविक दल का नाम बदल के क्या रखा गया? तो अभी किताब ना है, कहिया खरीदेगी? अगला साल खरीदियो, इन साल लेवे पढ़वे रोज तो फट जेतो, अगला साल किनबे तो नए रहते सब। तो देखो, तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया? साम्यवादी दल। ठीक, किसने किया? लेनिन ने। उसके बाद ये चीज आज भी तुमको देखने के लिए मिलेगा, साम्यवादी दल का, सभी पार्टी का अपना एक झंडा होता है, तो साम्यवादी दल के भी झंडा था, किस रंग का? लाल रंग। और फोटो कौन सी के है? हंसुआ और हथौड़ा। ये किस चीज को दिखा रहा है? ये प्रतीक है, हंसुआ किसान के लिए, हथौड़ा मजदूर के लिए, यानी साम्यवादी दल किसका है? किसानों और मजदूरों का। तो लेनिन ने क्या किया? बोल्शेविक दल के नाम बदल के साम्यवादी दल, झंडा लाल रंग के जिसपे हंसुआ और हथौड़ा के चित्र बनाया गया, और यही झंडा आगे चल करके
साम्यवादी दल का प्रतीक बन गया, साम्यवादियों का। जहां भी साम्यवादी पार्टी होगा वहां पे लाल झंडा, हंसुआ और हथौड़ा होगा। वो निशानी है साम्यवादियों का, यानी कि किसानों और मजदूरों के लिए काम करने वाले दल का। अंग्रेजी में उसको कम्युनिस्ट कहते हैं। हमने के देश में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, राजनीति में उसको हम लोग पढ़ेंगे। दो गो कम्युनिस्ट पार्टी बनेगा, ठीक। तो दोनों को हम देखेंगे, चौथा चैप्टर में शायद वो पढ़ना है, ठीक। तीसरा या चौथा में होगा, तीसरा में, ठीक। तो अंग्रेजी में कम्युनिस्ट, हिंदी में साम्यवादी कहते हैं। ये समझ में आ गया। हंसुआ झंडा के पीछे ये जो हंसुआ हथौड़ा है, झंडा पर लाल रंग, ये समझ में आ गया। ये इतना बदलाव कौन किया? ये सब के सब लेनिन किया है। ये जो अभी तस्वीर तुमको दिख रहा है यही ट्राटस्की है, जिसको लेनिन अपना विदेश मंत्री बनाया था। क्या नाम है इसका? ट्राटस्की नाम है, ठीक। तो यही है ट्राटस्की, लेनिन का विदेश मंत्री। अब लेनिन देखो तो धीरे धीरे करके हर एक समस्या से क्या कर रहा है? निपटारा कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। इसके सामने एक और सबसे बड़ा समस्या था भूमि को लेकर के, क्योंकि भूमि किसके हाथ में था? जमींदार सामंतों के हाथ में, और उनसे लेकर के किसको देना था? किसानों को। और ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि अगर देखो तो साम्यवादी शासन, जो समाजवादी शासन व्यवस्था, वहां पे सब कुछ क्या होना चाहिए? सरकारी। तो सरकार अपने कंट्रोल में तो ले सकती है, लेकिन किसान को नहीं दे सकती है। और इसको लेकर के किसको देना था? किसान को। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तब इसने क्या किया? इसने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत बड़े भूस्वामी के भूमि किसानों के बीच क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। अब जैसे ही ये बांटा गया, जो बड़े किसान थे जिनका जमीन लिया गया, जो जमींदार लोग, वो इससे सवाल उठा दिए कि आप समाजवादी हैं, तो समाजवादी हैं तो आप अपने कंट्रोल में रखिए, सरकार के कंट्रोल में मेरा जमीन रहे। आप किसानों को मेरा जमीन क्यों दिए? ये कौन सवाल कर रहा है? जमींदार साहब। तो लेनिन भी उसमें पहले ही से दिमाग लगाई था, ठीक। जो भी जमीन था, किसान को तो पहले ही ऊपर खेती कर ही रहा था, खाली नाम के कर था जमींदार के, तो किसके नाम पर करना था? किसान के। जमींदार सवाल कर दिया कि तो गलती है, इसके लिए उसको आलोचना भी हुआ। लेकिन यहाँ पे लेनिन इसका जवाब देता है। जवाब कैसे देता है? कहता है कि देखो, किसान जो है ना ज्यादा जनसंख्या में था, और हम बलेश्विक दल वाले लोग जो है वो कम जनसंख्या में थे। तो बताओ हम क्या बात मानते? हम नहीं देते, किसान फिर आंदोलन कर देता, दिक्कत हो जाता। तो इसलिए हम क्या करते? किसान ज्यादा जनसंख्या में था, बहुमत में था, इसलिए किसान के बात हमें मान के उसको दे दिए। ये कौन बोल रहा है? लेनिन। जबकि लेनिन का खुद ही आइडिया था कि किसानों के बीच बांटा जाए, तो बचने के लिए कुछ बहाना भी तो चाहिए। तो बहाना वो यही वाला बनाया, ठीक ना, कि किसान ज्यादा था, हम लोग कम थे, तो किसान के बात हमको मजबूरी में मानना पड़ा। अब थोड़ा सा और है, ओकरा बाद खत्म। आज का टॉपिक तुम लोगों को खत्म। देखिए अब थोड़ा सा में क्या है, उत्पादन की समस्या से निपटारे के लिए लेनिन ने युद्धरत साम्यवाद को लागू किया। लेनिन ने इसके तहत फैक्ट्री के तकनीक विदों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, यानी फैक्ट्री को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। मजदूरों की सहायता से फैक्ट्री के उत्पादन पर भी लेनिन ने नियंत्रित स्थापित कर लिया, उस पर नियंत्रण कर लिया। इस तरह किसानों पर भी किसका हो गया? लेनिन का नियंत्रण, और मजदूरों पे भी किसका? मजदूरों का, यानी कि किसानों का जो भूमि सब है वो भी उसको दे दिया, और फैक्ट्री में जो मजदूर है तो उनको भी उसके नियंत्रण हो गया, ठीक। और इसके बाद किसान से यहाँ पे एक गलती होता है लेनिन से, कि वो बहुत ज्यादा टैक्स वसूलने लगता है, अनाज बलपूर्वक, ठीक। फैक्ट्री में भी श्रमिक पर कई सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, खास करके हड़ताल करने के लिए, लेनिन के शासनकाल में, ठीक। तब इसमें क्या हुआ कि इसका कुछ बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। बुरा परिणाम क्या था? किसानों ने अपना अनाज जलाना शुरू कर दिया। कहा कि तुमको टैक्स देने से अच्छा है, उसको जाने के लिए कहो, तुम्हारा भी टेस्ट है, टैक्स देने से अच्छा है कि हम ये अनाजे जला दें। और 1920-21 में रूस में उत्पादन बहुत गिर गया, हालात ऐसा हो गया कि करोड़ों लोग का सामने मरने जीने का सवाल आ गया, भूखमरी आ गया, अकाल आ गया, ठीक।
और यहाँ पे राजकीय और विदेशी सहायता के बावजूद भी काफी लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। ये लेनिन के शासनकाल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जो टैक्स से बढ़ा दिया ना उसके वजह से। ठीक, क्रांति विरोधी नारे भी सुनाई पड़ने लगे। लेनिन के लगा कि अब तो लगता है कि हमारी सरकार गया, तब लेनिन फिर से अपना दिमाग लगाएगा। इसीलिए भगत सिंह बार बार इसको पढ़ते थे, इसलिए मरते वक्त पढ़ रहे थे। दिमाग का लगाया, अपने नीति में वो बदलाव किया, और जो बदलाव किया उसको जानते हैं हम नई आर्थिक नीति से, यानी शॉर्ट में इसको नेप कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। शांति बैठे रहो। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था ये हम लोग पढ़ेंगे मंडे को। कल तुम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया जाएगा और अभी आप लोगों का टेस्ट होगा।